नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा में। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव। शुक्रिया शैला, गुड मॉर्निंग आप सभी को। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अफसर आपात और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा का ये बेहद खास अंक। तो आज हम बात करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों की और साथ ही आपको दिखाएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो कितना महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर क्या कुछ नया होने वाला है और किस तरह से जो बड़ी डील है वो होने वाली है, सब कुछ हम आपको बताएंगे अपने इस पावर पैक्ड शो में। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं नया सवेरा के इस बेहद खास अंक की और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज किंग विलियम अलेक्जेंडर और पीएम रॉब जेटन के साथ करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, एआई और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में हो सकते हैं महत्वपूर्ण समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड्स में हुआ शानदार स्वागत। प्रधानमंत्री को देखकर अभिभूत हुआ भारतीय समुदाय। मोदी मोदी के नारों से गूंजा द हेग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे भाग। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति की करेंगे समीक्षा। पश्चिम बंगाल में जाति प्रमाण पत्रों की होगी दोबारा जांच। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को दिया पुनः सत्यापन का निर्देश। 2011 से अब तक 1.69 करोड़ जाति प्रमाण पत्र हुए जारी। और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन। युवा मुक्केबाजों ने 2 स्वर्ण सहित 17 पदकों के साथ किया अपने अभियान को समाप्त। और आइए अब नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। दरअसल 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंच गए। एम्स्टर्डम के शिफोल हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का बेहद गर्मजोशी से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री का अभिनंदन रियर एडमिरल लुडगर ब्रुमलेरर ने किया और नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंटसन भी पीएम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और देश के राजा और रानी से मुलाकात भी करेंगे। और इस दौरान सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन, जल प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड भारत का प्रमुख व्यापारिक और निवेश साझेदार है। नीदरलैंड यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड्स के द हेग में भव्य स्वागत हुआ और होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन किया। लोगों ने जय श्री राम और भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार भी जताया। और वहीं द हेग में डच कलाकारों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में राग दुर्गा पर आधारित प्रस्तुति दी। साधु राम अनुपम बानी की इस प्रस्तुति में जो कलाकार शामिल हुए उनमें कोलिन मेजर, कोरा गिरिवेन बोस, सत्यकाम, मोहित सिंह और हेको दिजगर इसमें शामिल हुए। वहीं प्रधानमंत्री ने इस प्रस्तुति को सराहा और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। Blissful and a very special occasion to perform for Modi ji. We were very honored and grateful for the opportunity, especially to promote the beauty and depth of classical Indian music and devotional music, because devotion, bhakti, is a very special thing. And I thank India for everything it has given us. Yeah, it was a great honor for me, and
quite intense, having eye contact with one of the great world leaders. But I feel it was a prestigious moment to perform. I'm very happy to stand here and to play the Indian flute, the Bansuri that I'm taught by my Guruji, Pandit Hari Prasad Chaurasia. I'm very thankful. तो आपको बता दें कि द हेग में पीएम के अभिनंदन में गरबा की भी प्रस्तुति हुई। 7 कलाकारों ने गरबा नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। सामने देखा, उनके सामने परफॉर्म किया, इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती है। यहाँ नीदरलैंड में रह के उनके सामने गरबा परफॉर्म करना ये बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी बात है, मतलब बता नहीं सकते हम लोग। हमने बहुत हार्ड प्रैक्टिस की थी और नाउ इट फाइनली पेड ऑफ, सो वी आर रियली हैप्पी एज वेल। बहुत ही खुशी हुई कि हम लोग खुद उनके सामने गरबा प्रेजेंट कर पाए, स्पेशली नीदरलैंड्स में आके पूरी इंडियन कम्युनिटी, ये हम कुछ गुजराती है, कुछ तो गुजराती नहीं है, फिर भी उनके लिए सबने मिलके गरबा किया। सच में बहुत खुशी हुई हम लोग को। It was an amazing experience, so happy to do it with this amazing team as well, and very honored to do it. It was so nice, very nice. Yeah, it was an amazing opportunity. We got all the energy as soon as we saw him, and still can't believe it. We love Modi ji. Bharat Mata ki jai. Bharat Mata ki jai. Vande Mataram. Vande Mataram. और वहीं द हेग में प्रधानमंत्री के अभिनंदन में शास्त्रीय नृत्य की भी प्रस्तुतियां हुई। राग देश पर आधारित इस प्रस्तुति में 9 कलाकार शामिल हुए। सौम्य शुक्ला और इंदु पांडे ने कथक, अनिका मिश्रा और सीता कादम ने ओडिसी, श्रद्धा और अंजलि पद्म कुमार ने भारतनाट्यम, मैरी जेन और अक्षय सुंदर ने कुचिपुड़ी और लक्ष्मी शशिधरन ने मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुत किया। बहुत ही प्राउड फीलिंग थी, प्राउड टू बी इंडियन, प्राउड टू बी पार्ट ऑफ एन आर्ट फॉर्म विच इज़ सो डीप रूटेड। इतने सेंचुरी से हम जो आर्ट फॉर्म कर रहे हैं उसको प्रेजेंट करने का हमें मौका मिला, तो हम बहुत ही खुश थे। और प्रधानमंत्री जी जिस तरह से इंटेंसली हमारे आर्ट को अप्रिशिएट कर रहे थे, हमें ऐसा लगा कि हमारी मेहनत रंग लाई है। We all were lucky to be here and witness this amazing moment where Modi ji was right in front of us. It was more than a fan moment. We really feel very, very proud to be here. And he really respects art. The way he was really appreciating all our performances. It was really amazing to see that he really respected it and he was here. और नीदरलैंड्स यात्रा में योग को लेकर बढ़ता हुआ उत्साह भारत और नीदरलैंड्स के गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव की खास तस्वीर पेश कर रहा है। नीदरलैंड्स में बड़ी संख्या में लोग योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। भारत की प्राचीन परंपरा अब दुनिया को जोड़ने का माध्यम बन चुकी है। नीदरलैंड में योग की बढ़ती लोकप्रियता भारत के बढ़ते सॉफ्ट पावर की मिसाल बन रही है। तो साथ ही योग सिर्फ जुड़ने का, योग सिर्फ फिटनेस का माध्यम नहीं बन रहा है, बल्कि ये भारत की संस्कृति के प्रति एक लगाव और आकर्षण को भी दिखाता है। I was very inspired by the authentic way of doing yoga, with a mix of action and relaxation, and that it calms your mind. So I feel a deeper connection with something doing yoga. I was inspired at first by seeing people doing yoga, I think, and then I liked that I didn't have to go outside to do a lot of movements, but I could also do it at home. I didn't know anything more than just some asanas and in a way a physical exercise, I guess. And so when I started to deepen my practice and to learn more about theory, and that has a direct connection to Indian culture,
I've been to Mumbai quite a number of times, and I've never been to a yoga class, so first time. So I'm enjoying a yoga class as much as I enjoy Indian food. तो देखा आपने कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और क्या कुछ वहां पर हुआ है, किस तरह से जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं वो दी गई। लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो हमने आपके साथ साझा की है। आइए अब आपको लिए चलते हैं द हेग, जहां से हमारे संवाददाता सुधाकर दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, गुड मॉर्निंग। और उसी के साथ सबसे पहला और जो सवाल है कि क्या कुछ रहने वाला है आज पूरे दिन, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जैसा कि हम जानते हैं सेमीकंडक्टर को लेकर दुनिया में किस तरह से जो नीदरलैंड की छाप है वो क्या है वो साफ तौर पर नजर आती है। तो सेमीकंडक्टर, एआई, इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट समेत जो तमाम अलग अलग बारीकियां हैं उस पर किस तरह से आगे बढ़ते हुए दोनों देश नजर आएंगे, क्या कुछ खास होने वाला है आज पूरे दिन? सुधाकर। गौरव, द हेग से दूरदर्शन न्यूज़ के सभी दर्शकों को सुप्रभात। बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। साल 2017 में पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए थे, उसके बाद दूसरी बार नीदरलैंड की उनकी यात्रा हो रही है और अब हमने देखा तस्वीरों में कितना शानदार स्वागत हुआ यहाँ उनका, पीएम मोदी का, खास तौर से भारतवंशियों की तरफ से। तो काफ़ी आज का बिजी शेड्यूल पीएम मोदी का रहने वाला है। अब से करीब 5-5.5 घंटे बाद हम जानते हैं यहाँ भारतीय समुदाय के साथ पीएम मोदी संवाद करेंगे। यहाँ आप कहें तो भारतीय समुदाय की बात करें तो करीब 2 लाख भारतीय सूरीनामी जो सूरीनाम के मूल नागरिक थे, भारत से वो पहले आए थे, वो अब नीदरलैंड के नागरिक बन चुके हैं। तो 2 लाख वो जो भारतवंशी ही हैं और उसके अलावा करीब 1 लाख और भारतवंशी यहाँ रहते हैं। तो सीधे एक संवाद, और जब भी पीएम मोदी विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो हम जानते हैं किस तरह का कनेक्ट भारतवंशियों के साथ उनका बनता है। उसके बाद पीएम मोदी की मुलाकात यहाँ के शाही परिवार के साथ होने वाली है। राजा और महारानी के साथ उनकी मुलाकात होनी है। काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और निश्चित तौर पर आज पीएम मोदी की मुलाकात जो बड़ी डच कंपनियां हैं जिसमें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, मैरीटाइम से जुड़ी हुई, एयरलाइन से जुड़ी हुई, तो कई जो बड़ी डच कंपनियों के सीईओ उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने वाली है। इसके अलावा नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी। और बिल्कुल सही कहा आपने गौरव कि जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, चाहे वाटर मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, इसके अलावा जो नए क्षेत्र में जो एक तालमेल बना है, जो साथ मिलकर काम करने की योजनाएं बनी हैं, उस पर काफ़ी काम कुछ होने वाला है, जिसमें सेमीकंडक्टर हो, एआई हो, हाइड्रोजन हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, इस तरह के क्षेत्रों को लेकर बातचीत होगी और कई कंक्रीट आउटकम आज देखने के लिए मिल सकते हैं। आंकड़ों के लिहाज से भी कहें तो बहुत ऐसे चीज़ें हैं, जो डाटा है, जो संबंध है, जिसके बारे में लोगों को कम जानकारी है, लेकिन नीदरलैंड बहुत बड़ा भारत का व्यापारिक तरीके से भी साझेदार है। गौरव, बिल्कुल भारत और नीदरलैंड्स के रिश्ते देखें तो बहुत पुराने रिश्ते हैं और बहुत घनिष्ठ रिश्ते हैं। बड़ी संख्या में भारतवंशी वहां पर रहते हैं और ऐसे में ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है कहीं ना कहीं इस कनेक्ट को और ज्यादा मजबूत करता हुआ नजर आएगा। और दूसरी एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा एक ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया जो है एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का ये दौरा शांति की दिशा में एक जो है उम्मीद की किरण भी बनकर नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, और भारत आज इस समय जब एक कठिनाई के दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है, उथल पुथल के दौर से गुजर रही है, कई क्षेत्रों में संघर्ष चल रहे हैं, चाहे मिडिल ईस्ट की बात की जाए या फिर रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात की जाए, तो उसकी वजह से, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो स्थिरता की गारंटी देता है, जो एक स्थिर सप्लाई चेन की गारंटी देता है, जो एक ट्रस्टेड पार्टनर की गारंटी देता है। तो वो एक छवि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की बनी है। नीदरलैंड के साथ अगर बात की जाए तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखिए, नीदरलैंड को एक तरह से यूरोप का गेटवे कहा जाता है। व्यापार नीदरलैंड के साथ बहुत अच्छे हैं हमारे, और लेकिन उसके साथ साथ एक पूरा जो गेटवे खुलता है, हम जानते हैं कि इस साल जनवरी में जब यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को
एक अंतिम रूप दिया गया, तो उसके बाद व्यापार की एक बहुत बड़ी संभावना सिर्फ नीदरलैंड में नहीं पूरे यूरोप में बनी है। बहुत कम लोगों को जानकारी है कि यूएसए यूएई के बाद नीदरलैंड तीसरा सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भारत के लिए है। और ये भी एक कह सकते हैं कि बात है कि इस बार यूएई के साथ नीदरलैंड भी प्रधानमंत्री आए हैं, और ये दोनों ही देश नंबर 2 और नंबर 3 हमारे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात करें तो नीदरलैंड से अब तक भारत में अगर 2000 से 2025 की बात करें तो करीब $55 बिलियन का निवेश आया है, और ये एक 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है भारत में। लेकिन इसमें भी महत्वपूर्ण ज़्यादा बात ये है कि $55 बिलियन में से करीब 70% निवेश 2015 के बाद आया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में जो संभावनाएं बन रही हैं उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण। और जो गौरव मैं कह रहा था कि एक बहुत अच्छी जानकारी हमको मिल सकती है देखने के लिए, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो, चाहे सेमीकंडक्टर की बात हो। सेमीकंडक्टर में भारत और नीदरलैंड साथ मिलकर काफी गहरे तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसे भी समझिए कि जैसे दर्शकों को भी थोड़ी और जानकारी इसके लिए दे दें, क्योंकि सेमीकंडक्टर को लेकर जो नीदरलैंड है, आप ये समझिए कि जो सेमीकंडक्टर मशीन जो है, जिसको जो सेमीकंडक्टर को बनाती है, वो भी ASML कंपनी द्वारा वहां पर बनाई जाती है, और इसका पूरे विश्व में बहुत बड़ा प्रख्यात हम कह सकते हैं कि उसको सप्लाई जो चेन है वो बहुत ज्यादा दुरुस्त होती है। और ऐसे में मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, सेमीकंडक्टर जो इंडिया मिशन है, उसके तहत ये बहुत बड़ी पहल होगी जब यहां पर कुछ MOUs इस तरह के अगर साइन होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पहल होगी। और जैसा कि हमने देखा है कि सेमीकंडक्टर को हब बनाने की जो कवायद है वो भी भारत में तेज गति से जारी है। तो सुधाकर, इसको लेकर का कोई अपडेट मिल पाया है कि कितनी बड़ी ये डील हो सकती है, और क्या इससे भारत को और नीदरलैंड जो साफ तौर पर एक साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उससे बहुत बड़ी मजबूती पूरी दुनिया पर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में और AI के क्षेत्र में मिलती हुई नजर आएगी? सुधाकर। बिल्कुल, देखिए गौरव, ASML की बात की जाए तो वो लिथोग्राफी मशीन बनाते हैं। लिथोग्राफी मशीन का काम होता है सेमी कंडक्टर का निर्माण करना, और हम जानते हैं कि ये कितनी एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। आप इतनी छोटी चिप बनाने वाली मशीन बनाते हैं, तो ये दुनिया की जो हाई एंड टेक्नोलॉजी, इसमें ASML एक को वर्ल्ड लीडर माना जाता है। और लगातार भारत और ASML के बीच बातचीत चल रही है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी यहाँ आए थे 2-3 महीने पहले, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रगति बातचीत हुई है इसमें। इससे पहले भी AI समिट के दौरान नीदरलैंड के प्रधानमंत्री से इस बारे में बातचीत हुई थी। तो एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी खबर इसमें देखने के लिए मिल सकती है। और हम जानते हैं कि किस तरह से बीते कुछ महीनों में सेमीकंडक्टर को लेकर भारत में बहुत काम हुआ है। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां अब भारत में आ रही है। तो एक बड़ा दुनिया का गेटवे हब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत बनने वाला, उसमें नीदरलैंड पार्टनरशिप की एक पार्टनर की भूमिका निभाने वाला है। इसके अलावा NXP जैसी कंपनियां हैं जिनके पहले से भारत में प्रेजेंस है। तो के क्षेत्र में भी क्या कुछ समझौते होने की संभावना है? देखिए, जल प्रबंधन की बात की जाए तो 2021 से नीदरलैंड के साथ हमारा जो रणनीतिक साझेदारी है जल प्रबंधन को लेकर। नीदरलैंड एक ऐसा क्षेत्र है, ये समुद्र तल से औसतन इसके ज़्यादातर इलाके नीचे हैं, लेकिन बाढ़ प्रबंधन को लेकर जो व्यवस्था नीदरलैंड ने खड़ी की है, वो एक तरह से ना सिर्फ दुनिया के लिए उदाहरण है, बल्कि उससे यहाँ की कृषि को भी बहुत बूस्ट मिला है। आप इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि USA के बाद नीदरलैंड दुनिया के लिए दूसरा सबसे बड़ा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर है। तो एक बहुत गहरी साझेदारी भारत के साथ है, और निश्चित तौर पर कई प्रोजेक्ट्स में, चाहे नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट हो, बाढ़ प्रबंधन को लेकर नीदरलैंड के साथ लगातार भारत काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस पहल को और भी ज़्यादा तेज और भी आगे बढ़ाने की कवायद होगी। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र ग्रीन हाइड्रोजन का है। हम जानते हैं कि PM मोदी के आह्वान पर देश में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च हुआ है। तो
भारत की एक ऐसी क्षमता है जो सबसे ज़्यादा सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन बना सकता है, दुनिया में इसको एक्सपोर्ट कर सकता है। तो उस मोर्चे पर भी एक महत्वपूर्ण साझेदारी की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, ये सुधाकर तमाम ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिन पर लगातार काम होता हुआ नजर आएगा, और जब ये दोनों देश एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो इसकी नींव है वो बहुत मजबूती के साथ रखी जाएगी, और पूरी दुनिया में एक बार फिर से जो मजबूत कदम है भारत के वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। दोनों देश आपसी हितों को, साझेदारियों को आगे लेकर जिस तरह से बढ़ते हुए नजर आएंगे उससे साफ तौर पर बहुत ज्यादा मजबूती, और दोनों देश साफ तौर पर सशक्त होते हुए भी और ज्यादा साथ में तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सुधाकर, आप बने रहिएगा और लगातार अपडेट देते रहिएगा, क्योंकि हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो ऐसे में नीदरलैंड का ये दौरा बहुत अहम है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखें तो वहां तो है ही है, इसके अलावा भी तमाम ऐसी जो नीतियां, रणनीतियां हैं वो बनती हुई नजर आएगी जो वैश्विक स्तर पर भारत और नीदरलैंड को आगे बढ़ते हुए बहुत ज्यादा मजबूती देती हुई नजर आएगी, जो आने वाले समय में साफ हो जाएगा, जिसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो बहुत कुछ यहां पर खास होने वाला है। लगातार इससे जुड़ी हुई अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपको बता दें कि 5 देशों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन भी जाएंगे, और प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीय बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना है कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा को लेकर यहाँ स्वीडिश लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ एक ऐसे प्रवासी भारतीय हैं जो रहने वाले मूलतः इंडिया के कर्नाटका के हैं, वेणुगोपाल, लेकिन अब उन्होंने स्वीडिश की नागरिकता हासिल कर ली है। हम उनसे आपको सीधे बातचीत कराते हैं, रूबरू कराते हैं। भारत के प्रधानमंत्री आपके कंट्री में आ रहे हैं, कितनी खुशी है। अब आप इंडिया के प्रधानमंत्री भी आपके प्रधानमंत्री हैं और आप स्वीडिश के नागरिक हो चले हैं, कितनी खुशी है? बहुत खुश नज़र आ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ये स्वीडिश और इंडियन के रिलेशनशिप को बहुत मायना देगा, और हम तो बहुत ही खुश हैं। हम ज़रूर वो जहाँ रहने वाले हैं वहाँ जाएंगे, वेव करेंगे। निश्चित तौर पर इंडिया और जो स्वीडन के रिश्ते हैं इससे कहीं ना कहीं और भी मजबूत होंगे, और दोनों देशों के बीच व्यवसाय जो है, उद्योग जो है वो भी बढ़ सकेगा। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ स्वीडन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में शुक्रवार को जब यूएई पहुंचे तो राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई तो कई क्षेत्रों में समझौते भी हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति लाने के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है, और इस दौरान दोनों पक्षों ने ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। प्रधानमंत्री ने यूएई पर हुए हमलों की निंदा की और संवाद से शांति स्थापना पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष विमान का स्वागत किया यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। यूएई की अपनी 8वीं यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही अबू धाबी के हवाई अड्डे पर पहुंचे, वहां गर्मजोशी के साथ यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर और उसके बाद दोनों ही देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शुरुआती वक्तव्य में यूएई पर हाल में हुए हमलों की कड़ी निंदा की और उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में
स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। दोनों ही नेताओं ने समग्र रणनीति साझेदारी की समीक्षा की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क, रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व, एलपीजी सप्लाई, शिप रिपेयर क्लस्टर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। वहीं यूएई ने भारत में $5 अरब के निवेश का ऐलान भी किया। रणनीतिक रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क पर हुआ समझौता रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग को और मजबूत करेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के बीच एक बार फिर कूटनीति और संवाद से समस्या का समाधान ढूंढने के प्रयासों पर जोर दिया। पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए यूएई के राष्ट्रपति की ओर से उठाए गए कदमों का स्वागत किया। उन्होंने कठिन समय में यूएई में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की देखभाल के लिए राष्ट्रपति नाहियान का आभार भी व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई की इस यात्रा ने भारत को कूटनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर बड़ी सफलता दी है। एक तरफ तो ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है, तो वहीं दूसरी ओर यूएई के द्वारा $5 बिलियन के निवेश की घोषणा ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय सेक्टर के नए दरवाजे खोले हैं। मेरे सहयोगी रवि और कैमरामैन सेंथिल के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, यूएई। तो बहुत खास ये दौरा और साफ तौर पर बहुत कुछ यहां से निकलता हुआ सामने आया है और नए आयाम जो हैं वो स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। मास्टर जी, नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी, 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि आपत्तिजनक बयान के मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किल अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ विधाननगर साइबर थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल अभिषेक बनर्जी पर चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने, डीजे बजाने को लेकर विवादित टिप्पणी करने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ यह शिकायत महेशतला, हरिण घाटा और नंदीग्राम की चुनावी सभाओं की वीडियो क्लिपिंग्स के आधार पर दर्ज हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने राज्य में जारी जाति प्रमाण पत्रों को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। गौरव, बिल्कुल, सरकार ने सभी उप विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वर्ष 2011 के बाद जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच और सत्यापन किया जाए। इस कदम का उद्देश्य राज्य में जारी प्रमाण पत्रों की सत्यता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना बताया गया है और इस दौरान जिन लोगों के नाम एसआईआर अभियान में मतदाता सूची से हटे हैं उनके भी जाति प्रमाण पत्रों की समीक्षा होगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2011 के बाद अब तक लगभग 1.69 करोड़ जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र शामिल हैं। एससी श्रेणी में 1 करोड़ प्रमाण पत्र, एसटी श्रेणी में 21 लाख प्रमाण पत्र, ओबीसी श्रेणी में 48 लाख प्रमाण पत्र और दुआरी सरकार शिविरों के माध्यम से 47.80 लाख जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। सरकार ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी प्रमाण पत्र मौजूदा नियमों और कानूनों के अनुसार ही जारी किए गए हों। फर्जी प्रमाण पत्रों के खिलाफ शुवेंदु सरकार सख्त कार्रवाई करने वाली है। नियमानुसार जांच के बाद ही उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तो जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता पर साफ तौर पर जोर दिया गया है। क्या कुछ चल रहा है, आइए इसकी हकीकत जानते हैं। संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ रहा है। सौरभ, साफ तौर पर देखें तो यहाँ पर जिस तरह की अभी मौजूदा स्थिति है, क्या कुछ कह रही है और जिस तरह से अभी तक जो एक्शन इसमें लिया गया है वो किस निर्णायक मोड़ तक पहुंचा है? क्या आगे की सजा जो है वो भी मुकम्मल की जाएगी? किस तरह से उसकी पारदर्शिता रखी गई है और क्या कुछ रूपरेखा इसको लेकर रखी गई है? सौरभ। गौरव सहला, देखिए, जो जाति प्रमाण पत्र पहले से ही सवालों के घेरे में था और ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच चुकी है पहले से। जो अभी जो आदेश जारी हुआ है वो 15 साल की ममता बनर्जी की जो शासनकाल है उसमें जो SC, ST, OBC जो भी सर्टिफिकेट इशू हुए हैं उनको लेकर इसलिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि इस समय काल आप मान सकते हैं कि 1,69,00,000 सर्टिफिकेट इशू हुए हैं। तो सिर्फ 15 साल में 1,69,00,000 शंसा पत्र जारी करने की, प्रमाण पत्र जारी करने की क्या जरूरत पड़ी? ये आरोप था कि एक विशेष समुदाय को सुविधा देने के लिए ये व्यवस्था किया गया है और इसी को लेकर पूरे मामला विवादों में घिरा था। फिर आपको याद होगा कि SIR में जो वैध वोटर है उनको लेकर जो 14 डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया गया था उसमें ये जाति प्रमाण पत्र का भी जिक्र था। फिर दुआरे सरकार जो कैंप चल रहा था ममता बनर्जी के शासनकाल में, उसके जरिए ममता बनर्जी ने कहा था कि आपको जो जो सर्टिफिकेट चाहिए वो आप बनवा लीजिए। तो ये जो सारे स्टेटमेंट है उन्हीं का जायजा लिया जा रहा है, उन्हीं का देखा जा रहा है कि ये जो 15 साल में जो इतने सारे करोड़ों जो शंसा पत्र, जो प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, वो क्या जो सरकारी जो प्रोसेस है, इसमें एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर बड़ी संख्या में फर्जी जाति प्रमाण पत्र निकलते हैं और ऐसे में उन प्रमाण पत्रों के जरिए किसी ने कोई नौकरी हासिल की है या कोई लाभ हासिल किया है तो ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आएगी और ऐसे में उन लोगों को किस तरह का नुकसान होता हुआ नजर आएगा? जो पहला कैबिनेट मीटिंग हुआ था जब सचिवों के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीटिंग किया था नवान्न के सभागार में, तभी उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सचिव या फिर आधिकारिक पिछले सरकार की जो काम ठीक नहीं था उन सब काम में जो घोटाले थे या फिर जैसे ऐसे फर्जी जो प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, ऐसे काम में जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था वो देखा जाएगा कि उन्होंने कोई नोट दिया था कि ये ठीक नहीं हुआ था, ठीक नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नोट नहीं था तो ये माना जाएगा कि वो भी उसी प्रोसेस का हिस्सा बन चुके थे, तो उन्होंने क्यों आपत्ति नहीं जताई? तो इन सारी बातों को लेकर फिर से एक कार्रवाई हो सकता है, जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है वो हो सकता है। ऐसा हिंट पहले से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने देकर रखा था। जो उस दफ्तर के जो मंत्री बने हैं खुदीराम टुडू, उन्होंने भी इस पर बयान दिया था। उनका भी यही वक्तव्य था कि जो आधिकारिक या फिर जो स्तर के जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। तो यहाँ पर भी अगर आप आदेश को देखें तो वहां पर भी साफ लिखा है कि अगर प्रोसीडिंग्स में गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं किया गया है तो कार्रवाई होगा और कार्रवाई में जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ व्यवस्था भी लिया जाएगा। असल में एक सुधार का प्रोसेस चल रहा है। जी सौरभ, जब ये कैबिनेट की मीटिंग हुई तो इसमें क्या ये जो जांच का जो दायरा है उसको भी बढ़ाया गया है और क्या इसको रीशेड्यूल भी किया जाएगा, जिससे अगर मान लीजिए कोई सही प्रमाण पत्र भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो? इस तरह की जो पारदर्शिता है, क्या इस कैबिनेट में जो बातचीत निकलकर सामने आई है, क्या उससे भी इसको लेकर और ज्यादा पारदर्शिता नजर आ सकती है? सौरभ, क्या कुछ उसमें खास रहा? जो मंत्रिमंडल का बैठक हुआ उसके पहले जो सचिव का बैठक हुआ और आज जो आदेश जो सामने आया है उसमें ये बात साफ है कि जिनका सर्टिफिकेट वैध है उनको डरने की जरूरत नहीं है। उनका जो सर्टिफिकेट जो है उसको लेकर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन जिन लोगों का सर्टिफिकेट अवैध है, ऐसा भी नहीं माना जा रहा कि ये पूरे जो 1,69,00,000 जो सर्टिफिकेट इशू हुए हैं और बाद में इस आप अगर दुआरे सरकार के कैंप अगर देखे तो उसमें भी 47 लाख से ज्यादा सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिए गए हैं, तो उनका भी जांच होगा। लेकिन जांच करने का उद्देश्य यही है, जो गलत है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्योंकि SIR के वक्त भी आपको याद रहेगा कि SIR में भी बहुत सारे लोगों ने ये सर्टिफिकेट देख के ही अपने आप को वैध वोटर डिक्लेयर किए थे, तो उनमें भी जिन लोगों का नाम कट गया था, लेकिन जिन लोगों ने ये सब जातिगत शंसा पत्र दिए थे
वो भी कटे हैं या नहीं है, वो भी जांच की तहत है। एक सुधार प्रोसेस चल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि आरजीकर में कल 3 आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है। उससे पहले जेल में मोबाइल रखने पर भी कार्रवाई चल रहा है, उसमें भी 2 आधिकारिक, जेल के जो 2 आधिकारिक वो सस्पेंड हुए हैं। ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, और आगे चल के सोमवार को एक कैबिनेट बैठक फिर से है, उसमें भी बहुत सारी जानकारी सामने आएगा, ऐसा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल ही कहा है। चलिए सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सबसे प्रमुख कार्यक्रम दशेला गांव में मधु डेयरी के नए 5 लाख लीटर क्षमता वाले आधुनिक प्लांट का उद्घाटन है। बिल्कुल, लगभग 128 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये प्लांट जिला सहकारी दुग्ध क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लेकर आता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही अमित शाह मिलियन माइंड्स टेक पार्क और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के नए इनोवेशन सेंटर की भी शुरुआत करेंगे। गांधीनगर नगर निगम के तहत बगीचे, पानी की टंकी, योग स्टूडियो, पुस्तकालय का उद्घाटन भी आज के कार्यक्रमों में देखा जाए तो आज के कार्यक्रम का हिस्सा है। और कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित कई बड़े नेता शामिल होते हुए नजर आएंगे। और वहीं मधु डेयरी के इस बड़े विस्तार से क्षेत्र के हजारों किसानों और उपभोक्ताओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। और वहीं आज सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा है। बिल्कुल, उन्होंने लिखा है कि राज्य दिवस के अवसर पर सिक्किम के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी शानदार प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के साथ सिक्किम देश के लिए सतत विकास का एक मॉडल है। सिक्किम के लोग अपनी गर्मजोशी, सादगी और सद्भाव की भावना के लिए जाने जाते हैं। राज्य और उसके समृद्ध होते रहें राज्य के लोग। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए एक्स पर लिखा है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस पर राज्य की बहनों और भाइयों को शुभकामनाएं। दुनिया के पहले पूर्ण जैविक राज्य से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक इसकी उपलब्धियां पूरे भारत को प्रेरित करती रही हैं और सिक्किम का गौरव निरंतर नए शिखर प्राप्त करता रहे। और चलिए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की विशेष सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट में। तो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद निर्यात 13% तक बढ़ा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर बन जाती है क्योंकि भारत को नए बाजार तलाशने का जो लाभ है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। 43.56 अरब डॉलर जो पिछले माह कुल वस्तु निर्यात है वो रहा है, जो अपने आप में बड़े आंकड़े को पेश करता है। दरअसल आपको बता दें कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश का निर्यात अप्रैल में 13.78% बढ़कर 5 महीने के उच्चतर स्तर पर 43.56 अरब डॉलर रहा है, जो अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से भारत के जो बढ़ते कदम है वो लगातार और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 10 सालों के जो आंकड़े हैं वो भी सामने आए कि अप्रैल में होने वाला ये अब तक का सबसे अधिक निर्यात है। वहीं वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल में युद्ध से प्रभावित पश्चिम एशिया देशों में होने वाले निर्यात में गिरावट रही है, लेकिन कई नए बाजार में निर्यात बढ़ने से वस्तुओं का कुल निर्यात जो है वो बढ़ा है और पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 38.2 अरब डॉलर रहा था, जो अपने आप में बड़े आंकड़े को पेश करता है। तो ये अपने आप में भारत के बढ़ते कदम को दिखा रहा है। और ये खबर हम ले रहे हैं नवभारत टाइम्स से, जिसमें जोजिला टनल का सपना जो है उसके बारे में खबर छपी है कि ये सपना करीब करीब पूरा होने वाला है। बस 125 मीटर की खुदाई ही बाकी बची है। तो बर्फबारी में भी अब लद्दाख को कश्मीर से जोड़ती हुई नजर आएगी ये टनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और 11,578 फीट की ऊंचाई पर यह सुरंग बन रही है। सेना की आवाजाही और सप्लाई इससे आसान होती भी कहीं ना कहीं नजर आएगी। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस प्रोजेक्ट पर 6,809 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा कर रहा है, जिसमें 17.03 किलोमीटर की अप्रोच रोड भी इसमें शामिल है।
और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी हुई ये खबर है जिसमें बचाने के लिए सीबीआई का अभय साफ तौर पर किस तरह से नजर आ रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल सीबीआई ने अभय नाम से एक एआई आधारित हेल्प बॉट लॉन्च किया है। ये देश का पहला रियल टाइम नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम है और जिसका उद्देश्य नागरिकों को साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचाना है। किस तरह से यह काम करता हुआ नजर आएगा ये आपको बता दें। दरअसल सीबीआई के अनुसार साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बन चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी तकनीकों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण आम लोगों के लिए असली और नकली दस्तावेजों का अंतर करना जो है वो कठिन होता है। तो इसीलिए ये देखा गया है कि किस तरह से इसकी जो पारदर्शिता है उसको रखा जाए और इसकी रूपरेखा जो है उसी तरह से निर्धारित की गई है कि अब एआई को जब इस तरह से एक हेल्प बॉट के चलते आगे बढ़ाया जाएगा तो कितना फायदा जो है वो लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हमने देखा है कि जो साइबर ठगी के मामले हैं वो साफ तौर पर देखने को मिले। तो ऐसे में डिजिटल अरेस्ट से बचाने के लिए सीबीआई का ये अभय जो है ये काफी मददगार साबित होगा उन लोगों के लिए जो इससे कहीं ना कहीं जूझते हुए नजर आते हैं। तो ये खबर अपने आप में बहुत मायने रखती है और बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, डिजिटल अरेस्ट से बचाने की ये खबर सचमुच मायने रखती है। और अगली जो खबर है ये भी काफ़ी अच्छी खबर है। क्या है गौरव? बिल्कुल, ये क्योंकि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद निर्यात जो है वो 13% तक बढ़ा था। तो इस खबर को देखते हुए जो भारत के बढ़ते हुए कदम है वो नजर आए हैं और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश का जो निर्यात है वो अप्रैल में 13.78% बढ़कर 5 महीने के उच्चतर स्तर पर पहुंच चुका है, जो अपने आप में भारत के जो बढ़ते कदम है वो दिखा रहा है। और ये साफ तौर पर नजर आता है कि किस तरह से जो भारत है वो और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 40% का इसमें इजाफा हुआ खाद्य तेल में आयात में और 81% जो सोने का आयात है वो पिछले महीने में बढ़ा है। और इसके अलावा 157% की जो वृद्धि है वो चांदी के आयात में देखने को मिली है। $72 अरब कुल वस्तु आयात अप्रैल में रहा है। तो ये साफ तौर पर नजर आया है और ये बहुत महत्वपूर्ण खबर अपने आप में बन जाती है। तो इसी के साथ प्रेस रिपोर्ट्स में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें बहुत सारी हैं लेकिन कम समय में सारी बता पाना मुश्किल है। फिलहाल अगले सेगमेंट का रुख करते हैं और अगला सेगमेंट है मनी मंत्र का, क्योंकि मनी मंत्र में हम आज बात करने वाले हैं फंड की कि किस अवधि के लिए कौन सा फंड जो है वो बेहतर है। तो किस अवधि के लिए कौन सा फंड बेहतर है, लिक्विड फंड या फिर ओवरनाइट फंड? तो इमरजेंसी फंड के लिए कौन सा फंड बेहतर है, इस पर किस अवधि के लिए कौन सा फंड आप बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 1 से 3 साल तक डेट फंड में आप निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 से 3 साल तक एफडी में भी आपको ज़्यादा रिटर्न मिलना संभव है। और वहीं 1 से 3 साल के लिए यह है। और अगर 3 से 5 साल तक की बात करें तो इक्विटी फंड या हाइब्रिड फंड, इनमें से आप किस अवधि के लिए कौन सा फंड जो बेहतर है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। 3 से 5 साल तक के लिए अगर आपको निवेश करना है तो मध्यम जोखिम निवेशकों के लिए ये बेहतर ऑप्शन एक बन जाता है। और ये भी देखा गया है कि 5 से 7 साल के लिए अगर हम देखें तो लार्ज कैप या इंडेक्स फंड जो है वो सबसे बेहतर माना गया है। तो इस पर भी जो निवेश है वो जो फंड है वो बेहतर तरीके से आपको एक बेहतर रिटर्न देता हुआ नजर आ सकता है। 5 से 7 साल बेहतर ग्रोथ की संभावना साफ तौर पर नजर आती है। और 7 से ज़्यादा साल अगर है तो फ्लेक्सी कैप या मिड कैप जो है वो अपने आप में काफ़ी बेहतर माना जाता है। और 7 साल से ज़्यादा के लिए एसआईपी के जरिए निवेश काफ़ी बेहतर है। और एसआईपी माना भी गया है कि अगर आप डेली बेसिस पर उसको या हर महीने आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक बेहतर रिटर्न जो है वो आपको मिलता हुआ नजर आता है। और आइए आप देखते हैं कि एक दिन एक उत्सव में क्या है खास। और अब बात एक दिन एक उत्सव की। दरअसल ओडिशा में ज्येष्ठ अमावस्या के पावन अवसर पर मनाए जाने वाले सावित्री व्रत को लेकर पूरे राज्य में उत्साह और श्रद्धा का माहौल है। बिल्कुल, शहरों से लेकर गांवों तक महिलाएं जो हैं इस पवित्र व्रत की तैयारियों में जुटी हुई हैं, जिसे पति की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए रखा जाता है। आप देखिए इस खास रिपोर्ट में। ओडिशा में सावित्री व्रत विवाहित महिलाओं का एक महत्वपूर्ण और पारंपरिक पर्व माना जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस अवसर पर पूरे राज्य में भक्ति और परंपरा का विशेष माहौल देखने को मिल रहा है।
सावित्री व्रत को लेकर बाजारों और हाटों में भी रौनक बढ़ गई है। महिलाएं पूजा सामग्री, ताजे फल, नई साड़ियां और श्रृंगार का सामान खरीदती नजर आ रही हैं। दुकानों पर रंग बिरंगी पारंपरिक वस्तुओं की सजावट उत्सव की खूबसूरती को और बढ़ा रही है। ओडिशा की संस्कृति और परंपरा से जुड़ा ये पर्व महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला सावित्री व्रत सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों को भी मजबूत बनाने का संदेश देता है। सावित्री व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत, आस्था और पारिवारिक मूल्यों का जीवंत उत्सव है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें अराउंड द वर्ल्ड। इजराइल ने गाजा शहर में हवाई हमला किया है। हमले में एक बच्चे समेत 7 फिलिस्तीनियों के मरने और कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। वहीं इजराइल का कहना है कि हमला हमास के वरिष्ठ कमांडर इज़ अल दीन अल हद्दाद को निशाना बनाकर किया गया है। अमेरिका ने मेक्सिको के 2 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को ड्रग्स की तस्करी करने वाले कार्टेल से संबंधों के आरोप में हिरासत में लिया। पूर्व वित्त मंत्री एनरिक डियाज ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया, जबकि पूर्व सुरक्षा सचिव गेरार्डो मेरेडा सांचेज को एरिज़ोना में गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया। युगांडा ने देश में इबोला वायरस के नए प्रकोप की पुष्टि की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह संक्रमण बंडी बुगियो स्ट्रेन से जुड़ा हुआ है। वहीं कोंगो के इतूरी प्रांत में इबोला के 246 संदिग्ध मामलों में 65 लोगों की मौत हुई है। WHO और अफ्रीका CDC ने निगरानी और रोकथाम उपाय तेज कर दिए हैं। स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट स्पेसएक्स से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ। इस मिशन के तहत करीब 6,500 पाउंड कार्गो और वैज्ञानिक प्रयोग भेजे गए। ड्रैगन कैप्सूल रविवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से स्वतः जुड़ जाएगा। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब खबरें देखते हैं खेल जगत से, यानी स्पोर्ट्स ट्रैक में। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय मुक्केबाजों ने इस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीतकर अपने ऐतिहासिक अभियान का समापन किया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल के लिए भारत की तैयारियों, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर केंद्रित रही। थाईलैंड ओपन में आज चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। भारतीय जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी के साथ होगा। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगी और ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। टेबल में 8वें पायदान पर मौजूद कोलकाता के सामने करो या मरो की स्थिति है। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और इस प्रतियोगिता में महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग में शिवानी ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए रूसी प्रतिद्वंदी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। देश भर में डेंगू को लेकर लोगों को जागरूक करने और बचाव उपाय बताने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
आज देश भर में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद लोगों को डेंगू जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करना और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी देना है। डेंगू संक्रमित एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है, जो साफ और रुके हुए पानी में पनपता है। डेंगू की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चला रहा है। अस्पतालों में जांच और इलाज की सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा फॉगिंग, लार्वा नियंत्रण और साफ सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि मच्छरों के प्रकोप को रोका जा सके। डेंगू के मामलों पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी अगर क्षेत्र में केसेस बढ़ रहे हो तो वहां पर अर्ली स्टेज पर उन केसेस को कंट्रोल किया जाए। स्टेट्स को एडवाइजरी और रैपिड रिस्पॉन्स सपोर्ट भी इशू किया गया है। सरकार की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि डेंगू से बचाव के लिए सतर्क रहें। घरों के आसपास पानी जमा ना होने दें। कूलर, गमले और छतों पर रखे बर्तनों का पानी नियमित रूप से बदलें। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें। मच्छर रोधी क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल करें। विशेषज्ञों के मुताबिक तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, आंखों के पीछे दर्द और कमजोरी डेंगू के प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी है। खुद से दवा लेने से बचें और समय पर जांच कराएं। अगर आपको किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बुखार का आना, बॉडी पेन होना, वीकनेस फील होना या सर दर्द होना, बॉडी में किसी तरह के रैशेज नजर आना, तो उसको वायरल फीवर समझकर इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर से संपर्क जरूर करना है, ताकि उसका समय रहते हुए डायग्नोस किया जा सके। डेंगू जो है ये एक स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये एक हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो जो इस डेंगू दिवस संकल्प ले, ना अपने आसपास जो है पानी इकट्ठा होने दे और जो है ना जो है डेंगू को हम फैलने दें। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर संदेश साफ है, सावधानी, स्वच्छता और जागरूकता से ही डेंगू को मात दी जा सकती है। दिवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
और इसी के साथ नया सवेरा में अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं अंतरिक्ष की एक और शानदार उड़ान। बिल्कुल, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और स्पेसएक्स ने शुक्रवार शाम फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से फॉल्कन 9 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। आप लीजिए इन तस्वीरों का आनंद, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।